भारत का भौतिक भूगोल हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में होने की वजह से भारत को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कुल विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व में जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पेज पे है, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। भारत में 9 राज्य की समुद्र तट से लगी हुई है। इसमें गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए कह रहा है लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम बिंदु कौन कौन सा है? तो पश्चिम में है सर्करिक रेखा है, ठीक है। उत्तर में है इंदिरा कोल अंतिम बिंदु, ठीक है। पूरब में है वालांगू और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जो किस राज्य में है? अपना कर्नाटक में है। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी है जो कि अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। टिहरी भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें कौन कौन है? नारकोंडम और बैरन में ये ज्वालामुखी, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के घाट और पश्चिमी घाट में कौन सा एरिया आता है? तो देखिए केरल के से लेकर और गुजरात तक जो है ये पश्चिमी क्षेत्र जो है इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। चलिए अगला है, फिर केरल और कर्नाटक, गोवा, गुजरात, ये सबको तो देख लेते हैं। केरल और कर्नाटक के बीच का जो एरिया है इसको मालाबार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक से लेके गोवा तक को बोलते हैं केनरा बोलते हैं। उसके बाद है गोवा से लेकर गुजरात तक के जो तटरेखा है उसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। चलिए अगला, पश्चिमी के बाद अगला आ गया पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट के पास हम लोग आ गए हैं, तो ठीक है चलिए देखते हैं। तो ये नीचे जो है केरल के से लेकर और पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है यहाँ पे ये महेंद्रगिरी पर्वत आता है, ठीक है। और इसमें फिर देख लेते हैं जो अलग अलग बीच में राज्य जो पड़ते हैं। तो केरल से लेकर आंध्र प्रदेश का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है डेल्टा क्षेत्र में आता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पर्वतीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर ये साइड सब जो है, ठीक है। चलिए अगला, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जो अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं उसी से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हैं? तो इसमें कुल 9 राज्य जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला है, भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये अभी हम लोग देखे थे पीछे, गुजरात की, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कुल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है, दक्षिण वाला क्षेत्र जो भी हम लोग देखे थे यहाँ वाला जो है।
इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो स्थल वाला जो सबसे लंबी सीमा किसका है? बांग्लादेश का है। ठीक है। फिर है अगला है, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली भी है, चंडीगढ़ है। तो इसमें गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक क्या है? राज्य है, स्टेट है। ठीक है। चलिए अगला है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं। ठीक है। अगला है, उसके बाद का प्रश्न जो है, पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो अभी देखे थे कोरोमंडल का मैदान। ठीक है। उसके बाद है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो ये उत्तरी भाग पश्चिमी का याद है, ये वाला जो है उत्तरी तट इधर, और उत्तरी का जो पश्चिमी है, तो ये कौन सा हो गया? कोंकण हो गया। ठीक है, कोंकण हो जाएगा। चलिए अगला हो गया, भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं चलिए अगला है, भारत के किस भाग में वैरण ज्वालामुखी स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। ठीक है। चलिए अगला, अब हम लोग पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। ठीक है। तो पहला है, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। ठीक है। अरावली पर्वत जो है सबसे ओल्ड है। ठीक है। उसके बाद है, अरावली की पर्वत राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। फिर है अगला है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। तो हम लोग अब पहले पढ़ेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है। उसके बाद है, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सा है? भारत के क्षेत्र में जो पड़ता है, तो K2। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा इसी हिमालय में पड़ता है। किस हिमालय में पड़ता है? पंजाब वाला हिमालय में पड़ता है, हिमालय का पंजाब वाला क्षेत्र में। ठीक है। चलिए अगला है कुमायूं हिमालय। ठीक है। अगला क्या है? कुमायूं हिमालय। चलिए तो पढ़ते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ इसी हिमालय का हिस्सा है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी धौलगिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये रहा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है। अगला है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है किसको बोलते हैं? इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसी को बोलते हैं सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सागरमाथा भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग इसी हिमालय से निकलती है। ठीक है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र कौन सा पड़ता है ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला आ गया हम लोग का असम हिमालय। असम हिमालय को देखते हैं। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ठीक है। पूर्व की तरफ इस प्रकार का हिमालय स्थित है। ठीक है ना। करागारो, खासी, जयंतिया, सांगला पर्वत इस हिमालय का हिस्सा है। तो देखिए, भारत के इस क्षेत्र को ये जो है यहीं पे स्थित है, कंचनजंगा चोटी। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो ये है ए के आग पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। तो ए से हो गया फर्स्ट से, अनामुदी, अन्नामलाई केरल की पहाड़ियाँ। ठीक है।
उसके बाद है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो डोडा बेटा जो है चोटी वो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, और नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला है अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारची है। ठीक है, अंडमान की सैडल पीक और लक्षद्वीप की नारचो। चलिए अगला है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। चलिए अगला है, अब आ गया जो अभी हम लोग ऊपर में फैक्ट देखे उसी पर आधारित कुछ प्रश्न है। तो पहला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है किस हिमालय चोटी को सागर माथा बोलते हैं या कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को। चलिए अगला है नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, तो ये अरावली है। ठीक है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर। चलिए अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनामुदी है। ठीक है, उसके बाद एक गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये अपना राजस्थान में स्थित है। फिर अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो ये दोनों के बीच कौन स्थित है, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो अभी देखे थे हम लोग, ये सैंडल पीक इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है, तो अरावली पर्वत जो है हिमालय का अंग नहीं है, बाकी कुनलुन काराकोरम हिंदुकुश ये सब हिमालय का अंग है। फिर अगला हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, सिक्किम में भी आ जाता है, हिमाचल में भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश में इसका कोई नहीं है। चलिए अगला है भारत की मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो ये 8 कौन कौन है, पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हो गया काली मिट्टी, तीसरा हो गया लाल मिट्टी, चौथा हो गया लेटेराइट मिट्टी, पांचवा हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, छठा हो गया क्षारीय मिट्टी, सातवां हो गया जैव मिट्टी, आठवां हो गया वनीय मिट्टी। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। एक होता है खादर, तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी इसी को बोला जाता है, एलुवियल सॉइल को। इसमें गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसल उगाई जाती है। तो ये था जलोढ़ मिट्टी। हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक
पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। एकदम याद रखिएगा ये सब पॉइंट। इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से शैलों के विघटन से होता है। मतलब इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से आयंत्रित शैलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, मतलब ये उपजाऊ नहीं होती है। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये लाल मिट्टी के बारे में हम लोग जाने। अगला है लेटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी लाल खुरदुरी होती है। शैलों यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। आयरन और सिलिका। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो लेटेराइट मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए अगला। चलिए, तो अभी जो हम लोग मिट्टी के बारे में विभिन्न बिंदुओं को जाने हैं, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं अब। तो चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो कुल 8 प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से? तो ये खादर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये बांगर कहलाती है। ठीक है, कपास। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? एक काली मिट्टी है। ठीक है, कौन सा है? काली मिट्टी है। अगला है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर है धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है। तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। तो ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। उसके बाद है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये कॉटन की खेती के लिए। ठीक है, कॉटन। ठीक है ना। चलिए अगला है रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अगला है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो वो होता है काली मिट्टी में। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो भी काली मिट्टी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं भारत में सिंचाई के साधन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? तो कुओं एवं नलकूपों से कुल 55.9% पर सिंचाई होती है। नहर से 31.4% पे, तालाब से 6.1% एवं अन्य स्रोत से 6.6% पे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक किससे हो गया? कुआं एवं नलकूपों से। सेकंड नंबर पर हो गया नहर से। उसके बाद बाकी सब आगे आएगा। अगला है कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है,
नलकूपों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है नहर के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये पंजाब है। ठीक है, अगला है तालाब के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए अगला तमिलनाडु। अगला आ गया है इंदिरा गांधी नहर। तो ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नहर की लंबाई 650 किलोमीटर है। इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ये नहर हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। ये सब याद रखें। चलिए आगे, जो अभी हम लोग सिंचाई के विभिन्न साधन भारत में देखे हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो है पहला है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं और नलकूप। कितना था? 59.5 था। निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, चलिए भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य पंजाब है। नहर से पंजाब में इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो ये अभी पढ़े थे, सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो ये हरिके बांध से निकलती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधन से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए, जादूगोड़ा का संबंध है? तो ये यूरेनियम के खनन से जादूगोड़ा का संबंध है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप के लिए। ठीक है, उसके बाद है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, अगला है पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ हीरा का खदान होता है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र जो है उसमें। ठीक है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी? तो ये डिगबोई में की गई थी। उसके बाद है मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन राज्य करता है? तो अपतटीय मुंबई हाई करता है। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय स्रोत है। ठीक है, उसके बाद है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा का। अगला है भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जस्ता उत्पादन राजस्थान में होता है। उसके बाद है निम्न में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो ये तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है, बाकी लौह अयस्क मैंगनीज अभ्रक में आत्मनिर्भर है। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो ये भी खेतड़ी से। ठीक है, चलिए अगला है कोलार स्वर्ण खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में? तो धनबाद में स्थित है। उसके बाद है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था किसने? किया गया था, कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये डिगबोई में किया गया था। और डिगबोई कहाँ है? अगला है गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर। उसके बाद है भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला है
बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन से संबंधित है? वह है खनिज से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला। ये अब आगे हम लोग देखते हैं भारत की विभिन्न जनजातियों से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं। लेप्चा जनजाति का निवासी क्षेत्र क्या है? तो ये सिक्किम है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में वो जो जनजाति के लोग रहते हैं किस में? तो ये अंडमान निकोबार में रहते हैं। ठीक है। अगला है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये है गोंड। चलिए अगला है मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। उसके बाद अगला है कुकी जनजाति के लोग निवासी हैं कहाँ के? मणिपुर के निवासी हैं। उसके बाद एक गारो खासी जयंतिया निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। अगला है चेचू जनजाति किस राज्य की निवासी है? तो ये आंध्र प्रदेश की निवासी है। अगला है टोडा जनजाति कहाँ की निवासी है? तो यह है नीलगिरी पर्वत की। उसके बाद एक गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। ठीक है। गारो जनजाति। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ पे सैम्पन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है थारू जनजाति पाई जाती है कहाँ? किस राज्य में? उत्तराखंड में। उसके बाद है टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडिया तो ये कि गुजरात में पाई जाती है। टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। अगला है ओराव जनजाति निम्न में कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो चेचू जनजाति जो है वो। चलिए साथियों, तो ये आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो भूगोल में पूछे जाते हैं, लगातार इनसे प्रश्न आपको लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखे हैं। चलिए अब आगे भी हम भूगोल के कुछ और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।